After remaking Varsham for Bagi 1, Sharanam for Bagi 2, Vettai for Bagi 3 और बागी 3 का रीमेक जब उन्होंने बनाया और उस फिल्म को उन्होंने देखा तो सबसे पहले उनके माइंड में जो वर्ड आया वो था आहू। आई मीन एथू। एथू एथू एथू। यही वो मूवी है जिसका रीमेक है बागी 4, जो कि 2013 में आई एक तमिल एक्शन फिल्म थी, जिसमें हमें एक कहानी दिखाई दी जाती है एक ऐसे हीरो की जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके साथ में होती है उसकी गर्लफ्रेंड। लेकिन जब वो वापस अपने एक्सीडेंट से रिकवर होता है तब उसको पता चलता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो उसके माइंड का एक इमेजिनेशन है। तो क्या उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो कहाँ पर है, क्या हुआ उसके साथ में, ये इसके एक बेसिक सी कहानी है। तो पहली बात तो ये कि बागी 4 भी पिछली बागी मूवीज की तरह एक रीमेक है, ये एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट नहीं है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। बागी 4 में हमें दिखाई देते हैं टाइगर श्रॉफ एज रॉनी, जो कि एक बहुत ही सिंपल, सीधा और एक प्यारा सा लवर बॉय सा लड़का होता है। लेकिन जब उसकी फैमिली के ऊपर कोई आंच आती है तो वो बन जाता है इस दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी, जो कि देश हो दुनिया हो सबको एक बार में ठोक देता है। रॉनी वाला एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि टाइगर श्रॉफ पिछले 10 साल से प्ले कर रहे हैं। बागी 1, बागी 2, बागी 3, बागी 4, हीरोपंती, हीरोपंती 2, गणपत, इवन इन बड़े मियाँ छोटे मियाँ। जब आप दूर से इन कैरेक्टर्स को देखोगे ना तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार, इन कैरेक्टर्स में सिमिलरिटी तो है, कुछ भी अलग नहीं है, ये सब के सब एक ही कैरेक्टर्स हैं। टाइगर श्रॉफ ने ये रोल इतनी बार प्ले कर लिया है कि अभी मुझे डर लगता है कि कहीं टाइगर श्रॉफ अपने नाम में टाइगर श्रॉफ की जगह रॉनी ना लिखते हैं। फिर हमें इस मूवी में दिखाई देते हैं एक मर्सीलेस इविल विलन, जो कि साइकोपाथ है, सोशियोपाथ है, और जिसका रोल प्ले किया है संजय दत्त ने। संजय दत्त जो इससे पहले शमशेरा, लियो, KGF चैप्टर 2, डबल स्मार्ट शंकर और भी 1-2 मूवीज में ऐसा रोल प्ले कर चुके हैं। विलन होता है जो कि स्टार्ट में बहुत ही खतरनाक दिखाया जाता है लेकिन एंड में उसका एक बहुत ही बुरा एंड होता है। तो अगर कैरेक्टर्स की बात की जाए तो ये कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा ओरिजिनल है, लेकिन सिर्फ एक सेंस में कि इसमें रॉनी के बाल नहीं है, उसके बहुत ही छोटे छोटे हेयर है, और जो संजय दत्त है उनके बहुत ही बड़े बड़े बाल है। बाकी सारे के सारे कैरेक्टर्स काफी ज्यादा सेम है। इवन श्रेष्ठ तलपड़े और बाकी जितने भी कैरेक्टर है, या उपेंद्र का हो, सौरभ सचदेवा का हो, वो सारे के सारे कैरेक्टर्स काफी रिपीटेटिव से लगते हैं उनकी लास्ट मूवीज से। अब उसके बाद में बात करते हैं कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एनिमल से कंपेयर किया जा रहा है बागी 4 को, कि क्या ये एनिमल से इंस्पायर्ड है। अगर आप मेकर्स को पूछोगे तो वो यही कहेंगे कि नहीं, ये इंस्पायर्ड नहीं है। बट अगर इंस्पायर्ड नहीं है तो फिर इसमें आपने सौरभ सचदेवा, जो कि एनिमल में बॉबी देओल के भाई बने थे, उसको आपने एज संजय दत्त का हेंचमैन कास्ट किया है। दूसरा उपेंद्र लिमाय, जो कि पिछली 3-4 मूवीज में एनिमल के बाद में एक ही टाइप का रोल प्ले कर रहे हैं, जहां पर वो ओवर द टॉप कॉमेडी करते हैं और साथ में उनका थोड़ा वो विलन वाला आर्क भी देखने को मिलता है। दोनों एनिमल में थे, दोनों बागी 4 में भी है। चलो हो सकता है कि ये कोइंसिडेंस हो, लेकिन जो एनिमल का अर्जुन वैली वाला पूरा का पूरा इंटरवल सीक्वेंस था वो बागी में भी वैसे के वैसे ऐसा लग रहा है कि रीशूट की गई है, बस थोड़ा सा जगह चेंज कर दी गई है। जिसमें हमें दिखाई देते हैं बहुत सारे गूंस जो कि मास्क पहन के आए हुए हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा शर्म आ रही है अपना चेहरा दिखाने में, क्योंकि लोग उन्हें पहचान के बाद में टॉन्ट ना मारे कि अरे ये तो बागी 4 में था, इसलिए उन्होंने अपने चेहरे छुपाए हुए हैं। और उनको मारते हुए नजर आ रहे हैं टाइगर श्रॉफ अकेले, जैसे कि रणविजय मारते हैं एनिमल में। लेकिन यहाँ पर ये सब चीजें बहुत ज्यादा वियर्ड लगती है। अब क्यों लगती है आगे बताता हूँ मैं। और उसके बाद में जो बैकग्राउंड में बी प्राक का गाना चलता है जब वो फाइट सीन चलती है, एग्जैक्टली फील्स लाइक अर्जुन वैली फ्रॉम एनिमल, जहां पर फाइट सीन हो रहा है, पीछे एक बैकग्राउंड में गाना चल रहा है। इवन अगर आप कैरेक्टर्स भी देखोगे ना कि वो संजय दत्त का वो लंबे बालों वाला लुक वो थोड़ा सा एनिमल से रिजेंबल करता है, रणविजय वाले लुक से। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें है ना कि जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो कि हाँ यार ये एनिमल से मिलती जुलती है। जो इस मूवी के मेकर्स है उन्होंने सोचा कि हम इस मूवी को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे बाय मेकिंग इट द मोस्ट ब्रूटल लव स्टोरी एवर, जिसमें हम एक्शन में एनिमल मार्को किल को भी सरपास कर देंगे। और इसमें हमें इतना ज्यादा ब्रूटल एक्शन दिखाया जाता है, इसमें एक का पूरा गला काट दिया जाता है चेन से, एक की बीच में से पूरी बॉडी फाड़ दी जाती है। लेकिन ये एक्शन इतना ज्यादा यूनिक क्यों है? उन्होंने कहा कि हम इसको अलग कैसे बनाएंगे बाकी एक्शन मूवीज से, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर फेक ब्लड यूज करेंगे। ऑब्वियसली सारी की सारी मूवीज में फेक ब्लड ही यूज होता है, लेकिन वो वहां पर इतना फेक नहीं लगता है जितना यहाँ पर फेक लग रहा है। मतलब लिटरली सामने दिख रहा है कि इट इज CGI। टोमेटो केचप भी अगर आप उसकी जगह पे लगा लेते ना तो वो ज्यादा बिलीवेबल लगता है। और एक सीन में रॉनी 2 गुंडों को बीच पर ऐसे करके मारता है। आप अगर वो सीन ध्यान से देखोगे ना तो टाइगर श्रॉफ के हाथ और उसके हाथ में जो भी कुछ होता है और जिसके वो दोनों गले काटता है, उनके गले, उन दोनों के बीच में इतना ज्यादा डिस्टेंस होता है ना कि उतना डिस्टेंस तो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी नहीं होता है। दूसरे सीन में रॉनी 100 लोगों से अकेले फाइट कर रहा है
जिसमें से जो बैकग्राउंड में 10-12 गुंडे होते हैं वो वेट कर रहे हैं कि पहले वो दूसरों को मार ले, उसके बाद में हम इसको मारेंगे। और जब तक वो दूसरों को मारता है हम ऐसे हवा में कुल्हाड़ी घुमाते हैं। गुंडे होंगे, शायद उनको पता नहीं होगा कि कहाँ पर है रॉनी, तो नहीं दिखाई दे रहा होगा उनको। इस मूवी में एक्शन इतना ज्यादा रिडिकुलस और सिली लगता है ना, मतलब मैं क्या बताऊं, इट इज ऑल ओवर द प्लेस, इट इज ओवर द टॉप। और ओवर द टॉप एक्शन होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्को, किल, एनिमल, हमें पता है कि एनिमल मूवी में जो इंटरवल सीन था अर्जुन वैली का, जहां पर 40-50 लोग मिलकर गाना गा रहे हैं और उनका दोस्त अकेले सबसे फाइट कर रहा है, वो बिलीवेबल नहीं था, वो ओवर द टॉप था। लेकिन वहां पर हम उस चीज को बिलीव क्यों करते हैं, हम उस चीज को एंजॉय क्यों करते हैं, क्यों क्वेश्चन नहीं करते हैं उसकी बिलीवेबिलिटी पे? तो उसका सबसे बड़ा रीजन है डायरेक्टर एंड स्टोरी। एक डायरेक्टर किस तरीके से स्टोरी को प्रेजेंट करता है, कैरेक्टर्स को डेवलप करता है, स्क्रीन प्ले को लिखता है, ऑडियंस के माइंड में पूरी तरीके से उस स्टोरी का नैरेटिव सेट करता है, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि एक्शन सीन्स और बाकी मूवी में आप ऑडियंस के दिल में जो भी इमोशन जगाना चाहते हो, भले वो डर हो, गुस्सा हो, खुशी हो या जो भी हो, उसी पे डिपेंड करता है कि आपने पूरी की पूरी मूवी की जो वर्ल्ड बिल्डिंग है, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, जो स्टोरी है, वो कैसे प्रेजेंट की है। लेकिन बागी 4 में ऐसा लग रहा है ना कि उनका मेन फोकस बस एक्शन पे था, कि जो स्टोरी डेवलपमेंट है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है, वो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। वो बस या तो किसी दूसरी मूवीज से इंस्पायर लगता है या फिर बागी की जो पिछली मूवीज है उसी से इंस्पायर लगता है, जहां पर वो रॉनी बोलता भी है कि जो तुम्हारा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है। ये जो डायलॉग है वो बागी 2 का है। तो इट फील्स लाइक कि बागी के मेकर्स ने अपनी ही सीरीज का एक रिपॉप बनाया है। उसके बाद में उन्होंने मार्को और एनिमल देखी और उसके थोड़े से एलिमेंट इसमें मिक्स कर दिए हैं। इन सब चीजों को मिक्स करने के बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे सामने आता है वो ना ही एनिमल के क्लोज है, वो ना ही मार्को के क्लोज है, इवन वो ना ही स्टार्ट की 2 बागी फ्रेंचाइजी के क्लोज है। अगर वो प्रोडक्ट किसी के बहुत ही ज्यादा क्लोज नजर आ रहा है फ्रॉम लुकिंग एट द ट्रेलर, तो मैं कहूंगा कि वो है बैडेस रवि कुमार। बागी 4 is looking more badass रवि कुमार than badass रवि कुमार looked badass रवि कुमार in the history of badass रवि कुमार। इस मूवी का नाम बागी 4 की जगह badass बागी कुमार होना चाहिए था। इस मूवी में एक तो ओरिजिनलिटी है ही नहीं, क्योंकि ये जो मूवी है वो रीमेक है और इसमें जो एक्शन दिखाया गया है वो पिछली बागी मूवीज और बहुत सारी मूवीज से इंस्पायर्ड लगता है। जो कैरेक्टर्स हैं वो रिपीटेटिव है, बहुत सारा CGI वर्क है, वो बहुत ही वियर्ड लग रहा है। आई रियली वॉन्टेड दिस मूवी टू बी गुड। मैं सोच रहा था कि ये मूवी किल जैसी होगी, ये मूवी रेड जैसी होगी, जहां पर एक ग्राउंडेड एक्शन दिखाया जाएगा कि टाइगर श्रॉफ के पास में वो स्किल है कि वो ऐसे एक्शन सीन्स को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इस ट्रेलर को देखने के बाद में यही लगता है ना कि वो तो एक लेवल और ऊपर चले गए हैं बाकी जो जितनी भी मूवीज आई थी उनसे। अगर एक चीज मैं अच्छी बोलना जो मुझे अभी तक अच्छी लगी है इस पूरी की पूरी बागी 4 में, तो वो एक तो है वो अकेली लैला जो गाना है, दैट इज अ गुड आइटम नंबर सॉन्ग। और एक दो जो टाइगर श्रॉफ के एक्शन सीन्स है वो ठीक लगे, बाकी अभी तक मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा है। एंड आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद नाडियाड वाला ग्रैंडसन, एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो बहुत ही अच्छा हुआ करता था स्क्रिप्ट चूजिंग एंड मूवी मेकिंग में, लेटली इतनी ज्यादा बुरी मूवीज बना रहे हैं ना कि पता नहीं यार, मतलब उनके माइंड में क्या चल रहा है। एंड आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन कि जो भी इमोशन ऑडियंस फील करती है एक मूवी को देखते टाइम, वो इमोशंस इसलिए स्ट्रॉन्ग बनते हैं क्योंकि उनके पीछे की जो कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, जो स्टोरी होती है, जो राइटिंग होती है, जो एक्टिंग होती है, वो सब कुछ बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे होती है, आउटस्टैंडिंग होती है। और बाकी जो भी चीजें हैं ना वो ओवर द टॉप एक्शन, एक ऐसा हीरो जिसको कोई मार नहीं सकता है, या फिर एक ऐसा मर्सीलेस विलन, ये सब चीजें तभी बिलीवेबल लगती है जब वो सब चीजें सही हो। फाइनली बस मैं यही कहूंगा कि टाइगर श्रॉफ नीड्स टू गेट आउट ऑफ फ्रॉम हिज कंफर्ट जोन, और मैं लिटरली चाहता हूं ना कि अब वो बंदा थोड़ा सा ड्रामा या फिर एक वो रोमांटिक जॉनरा होता है ना उसमें ट्राई करे, वो आपको एक अलग आइडेंटिटी दे सके, बिकॉज नाउ यू आर बीइंग वेरी 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 रिपीटेटिव। इतने रिपीटेटिव हो रहे हो ना कि इतनी तो सूर्यवंशम भी सोनी मैक्स पे रिपीट नहीं हुई थी जितने ये रोनी का कैरेक्टर लग रहा है भाई अब। एंड स्टिल आई एम विशिंग गुड फॉर द टीम। आई रियली होप कि इन सब चीजों के बाद में भी ना मूवी में चीजें अच्छी हो जो ऑडियंस थोड़ा बहुत इंजॉय कर पाए, और एक ऑडियंस ढूंढ ले ये मूवी जिनको इस टाइप की मूवीज देखना पसंद है। बिकॉज आई विश वेल फॉर टाइगर श्रॉफ, बट ऐसी मूवीज करना बंद कर दो भाई, यू आर ruining योर करियर एंड योर इमेज ऑन द नेक्स्ट लेवल। बस यही था मेरा वीडियो ऑन बागी 4 ट्रेलर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।